नमस्कार। स्वागत है आप सबका द इकोनॉमिस्ट में। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन के भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ, और बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है। तो यहाँ पर बात की गई है अनकंडीशनल डिवाइन लव के बारे में। सो डिवाइन लव, परमात्मा का प्यार, जो वो अपनी सारी कुदरत से करता है, अपनी बनाए हुए सभी जीव से करता है, इंसान से करता है। तो यहाँ पर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं उस लव के। तो यहाँ पर एक साइकोथेरेपिस्ट हुए हैं जिनका नाम है डेविड रिको। तो उन्होंने इसको प्यार को जो है 5 तरह से जो है इसको कैरेक्टराइज किया है। सबसे पहले है एक्सेप्टेंस, दूसरा है अटेंशन, अफेक्शन, एप्रिसिएशन एंड अलोइंग। तो जिसके अंदर भी जो है लव की भावना होती है, तो ये पांचों के पांचों गुण उसके अंदर जो है उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। तो वो हम खुद से जो है अपना एग्जामिन कर सकते हैं। अगर ये 5 गुण हमारे अंदर डेवलप हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम जो प्यार है उसकी सही परिभाषा की डायरेक्शन की ओर चल रहे हैं। सो एक्सेप्टेंस, अटेंशन, अफेक्शन, एप्रिसिएशन एंड अलोइंग। सो परमात्मा जो है वो हमेशा हमें जो है एक्सेप्ट करता है। हम किसी भी पोजीशन में हो, कि किसी भी सिचुएशन में हो, वो कभी ये नहीं सोचता कि हाँ उसने मुझे कभी याद नहीं किया तो मैं उसको याद क्यों करूं, मैं उसका भला क्यों करूं। बहुत सारी इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं लाइफ में। ओके, इंसान जो है गालियां भी निकालता है गॉड को, ऐसे सिचुएशंस भी आती है, लेकिन फिर भी वो जो है ऐसी कोई चीज जो है उसको जो है अपने माइंड में नहीं रखता है। वो इन सब चीजों को नजरअंदाज करके जो उनका धर्म है वो उसको करते रहते हैं। वो है हमें डिवाइन लव, अपने जो डिवाइन प्रेम है उसके उसके जो दरिया है उसका, उसमें जो है हमें डुबोए रखना। तो वो हमेशा बांटते रहते हैं, लेकिन हम जो है समझते नहीं है। ओके, हम जो है इसकी इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तंग सोच होने की वजह से हम खुलकर सोच ही नहीं पाते, या फिर ऐसा कह लें कि माइंड की कम डेवलपमेंट होने की वजह से हम जितना ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन उतना हो नहीं पाता। तो हम जो है मिस डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो यही हम जो गलती कर लेते हैं। तो यहाँ पर बात चल रही है एक्सेप्टेंस की। जो प्यार का जो पहला गुण है एक्सेप्टेंस, कि वो हम सबको एक्सेप्ट करते हैं, चाहे हम जैसे भी हों, चाहे हम एथियस्टिक हैं, चाहे एग्नोस्टिक हैं, चाहे निहिलिस्टिक हैं और थीस्टिक हैं। कहने का मतलब है चाहे हम नास्तिक हैं, परमात्मा को नहीं मानते हैं, चाहे हम अज्ञानी हैं और चाहे हम धर्मी हैं, हम जैसी भी फील्ड से हम निकल कर आते हैं वो हमेशा हमें एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक मदर है, वो अगर उसका बच्चा कोई गलती करती है तो उसको टॉलरेट करती है। ओके, तो उसको समझाती भी है, उसको ऐसा नहीं करती कि उसको एक साइड ही कर देती है, इग्नोर कर देती है, उसको हमेशा एक्सेप्ट करती है। बेशक गलती भी करती है लेकिन समझा के एक्सेप्ट करती है। तो दूसरी बात यहाँ पर कर रहे हैं अटेंशन की। तो परमात्मा हमेशा अटेंटेटिव होते हैं हमारी वांट्स को लेकर, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जो जरूरी चीजें हमें चाहिए होती है वो हमें देते हैं। तो वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं एज ए सुपर सोल। सो जैसे हम एक वर्ड यूज करते हैं आत्मा, तो आत्मा के साथ ही हम एक शब्द लगा देते हैं परम, तो बन जाता है परमात्मा। तो वो एक परम आत्मा की तरह हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमारे इनर जो कॉन्शियस होता है उसके अंदर। तो यहाँ पर जो जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो हम सब चीजों के ऊपर जो है अटेंशन देते हैं, हमें प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल बात की गई, जब हम बच्चे थे तो अब हमें भूख लगती थी, तो हमारी जो भूख का निवारण तब होता था जब माँ का दूध मिलता था। तो वो तो हमें बिना कहने की हमें मिला है, ठीक है, क्योंकि परमात्मा को पता है कि किसकी क्या जरूरत है और कब उसको देना है। तो उस हिसाब से वो चीज उनको प्रोवाइड कर देते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमें सनलाइट मिलती है, वो एक बहुत ही जरूरी चीज है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए, हमारी अर्थ के लिए। तो हमें वो प्रोवाइड कर रहे हैं। शाम को मून शाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, वो हमें बिना किसी टैक्स पे करे वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सब चीजें बिल्कुल सही हैं। जो चीज यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है कि जो चीजें हमें जिंदगी में चाहिए वो सभी हमारे पास हैं। तो हमें भी जो है अपने और देखना होगा कि क्या हम क्या दे रहे हैं। जैसे गॉड हमसे प्रेम कर रहा है, देखो हमने अभी सिर्फ 2 भाग डिस्कस किए हैं, एक्सेप्टेंस और अटेंशन। तो क्या हम उल्टा क्या परमात्मा को वो अटेंशन दे रहे हैं, क्या वो एक्सेप्टेंस दे रहे हैं। तो ये जो चीज है, ये बात जो है सोचने की है यहाँ पर। और आगे हम बात करने जा रहे हैं अफेक्शन के बारे में। तो परमात्मा हमेशा हमारे लिए अफेक्शनेट है, हमें प्यार करता है, चाहे हम उनको करें चाहे ना करें।
तो यहाँ पर बात की गई है कि वो एक प्यार के समंदर की तरह है, और जो हमारे अंदर जब प्यार के लिए जो भावना, जो प्यास उठती है, उसको वो आसानी से जो है बुझा सकते हैं। तो यहाँ पर वो एक आनंद का समंदर है, प्रेम का समंदर है। ओके, तो ये असीम समंदर है जिसको आप जो है माप नहीं सकते। ओके, उसको कोई भी किसी तरीका से आप उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते, तोल नहीं सकते। तो इतने अथाह है, इतने असीम है। तो हालांकि हम कई बार अपने दरवाजे परमात्मा के लिए बंद कर देते हैं, दिल के दरवाजे बंद कर देते हैं कि हम कोई परमात्मा जो है दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, दुनिया ऐसे ही चलती है, नेचर की बनाई हुई दुनिया है। ओके, तो जो परमात्मा नाम की हस्ती है हम उसको इग्नोर कर देते हैं, दरवाजे बंद कर देते हैं। लेकिन अगर उनकी बात करें तो वो कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। वो कभी भी अपने बच्चों के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं करते। जैसे सिमिलर अगर मदर की एग्जांपल ले, बच्चा चाहे जैसा भी गलती करे, जैसा भी बुरा भला बोले, ठीक है, लेकिन माँ हमेशा जो है एक्सेप्ट ही करती है। ओके, तो यहाँ पर और भी बहुत सारे मैसेंजर्स जो आए हैं, चाहे कोई भी फेथ की बात कर लें, चाहे किसी भी रिलीजन की बात करें, तो उन्होंने प्यार, पीस और हार्मनी, इसी का मैसेज जो है डिलीवर किया है पूरी जनता को। तो यहाँ पर परमात्मा हमेशा अवतार के रूप में, इस जो नाशवान संसार है, हमेशा अवतार के रूप में आते हैं और हमें जो है समझाने की कोशिश करते हैं, उपदेशों के थ्रू, टीचिंग्स के थ्रू, ओके, अलग अलग प्रैक्टिसेस के थ्रू। आगे बात कर रहे हैं हम एप्रिसिएशन की। तो परमात्मा हमेशा एप्रिशिएटिव होते हैं अपने बनाए हुए सभी जीवों के लिए। तो बात यह पर यही है कि हम जो है उनके टुवर्ड्स हम कितने एप्रिशिएटिव हैं। तो बात यह है, वो हमेशा हमारा इंतजार करते हैं कब जो है बच्चा हमें याद करेगा। ओके, उनका नाम लेकर, उनका नाम जप कर। तो वो हमेशा, अगर हम खुश रहते हैं तो वो खुश है, तो हम हमेशा वो हमें खुश देखना चाहते हैं। अगर हम परमात्मा की बात करें, वो तब भी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते जब हम उनके पास जाते हैं अपना मतलब निकालने के लिए, अपनी एक्सटर्नल वांट्स को पूरा करने के लिए। जैसे नॉर्मली अगर एग्जाम आ जाए तो बच्चों को भगवान याद आ जाता है कि अब उनकी पूजा करनी है, याद करना है, रिजल्ट आता है तब याद करना है। तो आगे पीछे मतलब कोई लेना देना नहीं है। तो फिर भी वो चीज है ना, इसको माइंड नहीं करते। हालांकि ये माइंड करने वाली बात वैसे बनती है कि मतलब जब हो तब किसी के पास जाओ, तब वो मजा नहीं आता बात करने का। तो यहाँ पर अगर परमात्मा की बात करें तो तब भी ये चीज जो है बहुत बढ़िया ढुकती है कि जिसने सब कुछ दिया है, ठीक है, तो उसके पास पहली बात तो हम बाहर की वस्तुओं को डिमांड करने क्यों जाएं। हम ऐसी वस्तु की डिमांड क्यों ना करें कि दोबारा से कभी बाहर की वस्तुओं की डिमांड करने की जरूरत ही ना पड़े। तो कैसी वस्तुओं की हम डिमांड कर सकते हैं, वो है उन्हीं का प्रेम, उन्हीं का नाम। जब ये चीज एक बार मिल जाती है तो जीवन आनंदमय हो जाता है। फिर दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ती कि किसी और एक्सटर्नल वांट्स की हमें जो जरूरत हो, या नीड हो। तो यहाँ पर अगर हम एक स्टेप उनके पास जाते हैं तो वो 100 स्टेप्स जो है ना तो हमारी ओर दौड़े आते हैं। तो ऐसा है उनका प्रेम, ऐसा है उनका अप्रिसिएशन, ऐसा है उनका अफेक्शन। सो अगर हमें ये पता चल जाए ना कि परमात्मा हमें कितना प्यार करते हैं, तो फिर उसके उल्टा भी हम नेचुरली जो है उनके साथ प्रेम करने के लिए दौड़ेंगे। ओके, तो सदा हम खुश रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे और दूसरों को भी हम खुश रखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बहुत जबरदस्त आर्टिकल था। तो हमारी जिंदगी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे आर्टिकल्स को सुनिए, देखिए, पढ़िए और जिंदगी में उतारने की कोशिश करिए। जिंदगी जो है ना वो एक सही डायरेक्शन में चलेगी और सदा हम खुश रहेंगे। काफी दिनों से हम चर्चा कर रहे थे जीएसटी कलेक्शन के बारे में कि सरकार के पास टैक्स के रूप में जीएसटी बहुत कम आया है, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी कंपनसेशन नहीं दे पाई अलग अलग राज्य सरकारों को, और राज्य सरकारों को बोला कि आप अपनी अपनी मार्केट से उधार ले लो। हालांकि बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद ही मार्केट से उधार लेकर 6000 करोड़ की जो रकम लेकर वो बांटनी शुरू कर दी 21 स्टेटों में। तो यहाँ पर एक अच्छी खबर आई है जीएसटी कलेक्शन को लेकर। तो यहाँ पर अक्टूबर का जो डाटा आया है वहां पर 10% वृद्धि यहाँ पर देखने को मिली है, अगर उसको हम कंपेयर करें अक्टूबर 2019 के डाटा से। तो यहाँ पर जो अभी का जीएसटी कलेक्शन हुआ है वो है 1.05 लाख करोड़। ओके, तो 10% जो है ज्यादा है पिछले साल के मुकाबले। है तो एक एक्सीलेंट खबर है। ओके, अच्छी खबर है अगर रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि इंडिया की इकोनॉमी अब रिकवर कर रही है धीरे धीरे। लेकिन साथ ही साथ ये एक उदासी का भी एक सिग्नल है। क्यों है? क्योंकि जैसे जितना बड़ा इंडिया का टैक्स पोटेंशियल है ना, उस हिसाब से ये 1 लाख करोड़ जो है सफिशिएंट नहीं है।
जितनी बड़ी हमारी आबादी है, जितना बड़ा हमारा मुल्क है, उस हिसाब से 1.05 लाख करोड़ जो जितनी भी टैक्स कलेक्शन है, बेशक थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर होनी चाहिए थी ना, उतने बड़े पैमाने पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो जीएसटी कलेक्शन है इसमें काफी लूप होल्स हैं, जो सरकार को जो है इसको टैकल करना होगा, टारगेट करना होगा, सही करना होगा। तो यहां पर बात कही गई है कि कितना कम से कम हमें टारगेट लेकर चलना है। तो कम से कम जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है ना, तो उससे उसका जो 17% है ना, अगर सेंटर और स्टेट्स को दोनों को हम कंबाइन करें, ओके, तो उससे भी ज्यादा यहाँ पर हमने सोचकर चलना है कि ये हमारा गोल होगा कि इतनी परसेंट तक जो है हम जीएसटी जो है कलेक्ट करेंगे, टैक्स जो है उसका कलेक्शन करेंगे जीडीपी के रेशो के हिसाब से। तो बड़ा टारगेट लेकर चलेंगे तभी जो है थोड़ा नीचे तक आएंगे। ओके, तो अभी जितना टैक्स है वो सफिशिएंट नहीं है पूरे देश को अच्छे तरीके से चलाने के लिए। तो यहां पर अभी समय आ गया है कि जीएसटी को दोबारा से हम खंगालें, ठीक है, उसके अंदर जो लूप होल्स हैं उसको सही करें, ठीक करें। ओके, और जितना हमें अभी एक्सपीरियंस मिला है, अभी 3 साल हो गए हैं जीएसटी को इम्प्लीमेंट किए हुए, 2017 में इसको लागू किया गया था। तो जो जो भी इसमें खामियां रही हैं, जो भी चेंजेस हमने इन 3 सालों में की हैं, उन सबसे सीखकर हमें जो है जीएसटी को एक नया रिफॉर्म जो है नए रिफॉर्म के तौर पर अब देखना होगा, सही करना होगा जहां पर लूप होल्स है, ताकि जो कि आने वाले समय में जो टैक्स कलेक्शन है ना और ज्यादा बढ़े। ओके, तो यहां पर जब स्टार्टिंग में जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था तो बहुत सारी खामियां इसमें थी। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बात करूं, तो जो एक कपड़े धोने की साबुन की टिकिया आती है, ठीक है, उसको इन्होंने रखा था 5% के स्लैब में, और जो सर्फ आता है, ओके, जैसे सर्फ एक्सेल की एग्जांपल लूं तो उसको इन्होंने 18% की स्लैब में रख दिया। तो दोनों का काम तो एक ही है कि कपड़े धोने के काम आते हैं। अब सस्ती चीज सबसे कौन सी पड़ेगी? जो 5% स्लैब में है, तो लोग ज्यादातर उसी के ऊपर और जो झुकेंगे कि हमें ये चीज सबसे सस्ती पड़ रही है, हम इसको खरीदें। तो यहां पर ये चीजें देखने की होती हैं कि मतलब इतना भी हम दूरी ना लगा दें कि एक ही चीज के ऊपर लोग फोकस कर दें, तो दूसरी चीज जो है उसकी बिक्री ही कम हो जाए, डिमांड ही कम हो जाए। तो यहां पर ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी गलतियां बहुत सारी थी जीएसटी में, जिसको धीरे धीरे सही किया गया। ओके, तो अभी भी बहुत सारी खामियां हैं, उसको सही करना है। अगर किसी भी तरीके से अगर आपने टैक्स कलेक्शन करनी है ना, जैसे अगर एग्जांपल ले जीएसटी की, तो जीएसटी की हायर कलेक्शन करनी है, तो हमें एक ऐसा पैटर्न अपनाना होगा जिससे जो टैक्स सिस्टम हो बिल्कुल सिंपल हो। ओके, बिल्कुल सिंपल टैक्स सिस्टम चाहिए, अच्छे रेट्स चाहिए, ताकि जो कि हम जो बेस है ना उसको जो है बड़ा कर सके। ओके, पूरे इंडिया तक फैला सके कि हर कोई जो है वो टैक्स दे सके। ओके, जो डाटा एनालिटिक्स है, ओके, उनको हमें अच्छे से एनालाइज करना होगा, कहां पर जो डाटा आ रहा है उसके हिसाब से कहां पर खामियां हैं, कहां पर हमें सही करना है। ओके, कहां पर टैक्स लगा है, कहां पर नहीं लगा है, कहां पर टैक्स चोरी हो गया। ओके, तो डाटा एनालाइज करने से हमें वो सब चीजें पता चलेगी, उसको हम अच्छे से देखें। ओके, और साथ ही साथ जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, जो टैक्स के पैसे कलेक्ट करते हैं, ओके, जो भी ऑफिसर्स इस टीम में लगे हुए हैं, वहां पर हमें एक बेटरमेंट जो है प्रोवाइड करनी है, उनसे भी हमें सलाह लेनी है कि उनको क्या मुसीबतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनका हमें हल निकालना होगा किसी ना किसी तरीके से। तो यहां पर मैं बात करूं तो 5 स्लैब्स हैं जीएसटी की। 0% से शुरू होता है, 0% से बाद 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो यहां पर बात की गई कि जो अपने हाईएस्ट पीक रखा है ना 28%, वो बहुत ज्यादा है। ओके, बहुत ज्यादा टैक्स रेट्स हैं वहां पर। तो वहां पर जैसे सिंपल ऐसा है कि जैसे आपने 100 रुपया कमाया है तो उसमें से 28 रुपये आप सरकार को दोगे। ओके, तो जब ये फिल्म जगत को, जो फिल्म इंडस्ट्री से जो पैसा आता है, उसको भी सरकार ने 28% में स्टार्टिंग में रखा था, तो यहाँ पर भी डिस्प्यूट हो गया था। तो यहाँ पर बहुत सारे जो फिल्म स्टार्स थे, जो फिल्म प्रोड्यूसर्स थे, उन्होंने यहाँ पर विरोध करना शुरू कर दिया कि ये 28% अगर आप रख दोगे तो फिर फिल्में कौन बनाएगा यहाँ पर। ओके, तो सभी जो है फिर देश छोड़ कर बाहर चले जाएंगे। ओके, तो ऐसे भी कमेंट्स काफी और से जो थे फिल्म इंडस्ट्री से आए थे, खासतौर पे जो साउथ इंडियन का सिनेमा है वहां से। तो यहाँ पर जो है ना हमें इन टैक्स रेट्स को सही करना होगा, मतलब इस हिसाब से रखो कि जो बेस है ना वो फैल जाए। मैं इसकी एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे देखो, कोई भी चाइना की मोबाइल फोन कंपनी अगर इंडिया में लॉन्च होती है, तो वो उनकी कोशिश होती है कि अपना बेस है ना उसको बड़ा करें। तो उसके लिए वो सस्ती से सस्ती चीज प्रोवाइड करते हैं, बेशक प्रॉफिट मार्जिन उनका बहुत बहुत ज्यादा कम हो। ओके, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि बस हमारा बेस एक बार फैल जाए। एक बार बेस फैल गया तो फिर हम जो है बाद में
अपनी रिकवरी कर लेंगे। तो यहाँ पर सिमिलर एग्जांपल जियो की भी है। तो जियो ने स्टार्टिंग में सब कुछ फ्री दे दिया, अपना बेस बना लिया एक, ओके, बेस बड़ा कर लिया, झट से उसने अपने 100 मिलियन सब्सक्राइबर भी कर लिए, ओके। तो अभी तो काफी ज्यादा हो गए हैं, तो मतलब अभी वो आराम से जो है ना अपने बिजनेस को डेवलप कर सकता है। तो वैसे ही है, अगर हमने जीएसटी टैक्स कलेक्शन बढ़ानी है तो पूरे इंडिया में बेस बढ़ाना होगा, कि मतलब टैक्स देने वाले लोग बढ़े, ओके। अभी भी टैक्स देने वाले लोग बहुत कम है, जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से बहुत कम है। तो उनकी नंबर बढ़ाने हैं तो फिर टैक्स रेट्स के स्लैब्स हैं उनको सही करना होगा। तो यहाँ पर बात बोली गई है कि अगर आप 12% का टैक्स स्लैब लेकर चलते हो ना, और उसमें मेजोरिटी ऑफ गुड्स को रखते हो, ओके, तो एक अच्छा रेट होगा, ओके। तो जो कि आने वाले समय में जितने भी डिस्प्यूट्स खड़े होते हैं, ओके, जो भी कॉम्प्लेंस खड़े होते हैं उसको खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और जो टैक्स की जो कलेक्शन है उसको जो है आने वाले समय में बढ़ा देंगे। और आगे बात कर रहे हैं कि जैसे आपने कुछ एग्जाम्पशंस दी रखी हैं जीएसटी में अलग अलग एरियाज में, तो उनसे हमें परहेज करना है सबसे पहले तो, अगर जीएसटी को सही करना है तो यहाँ पर कुछ आइटम्स जो हैं उनको आप 0% की कैटेगरी में रखो, जो कि जो जीएसटी चेन है ना, जो जहाँ पर हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट के थ्रू जो जीएसटी चेन चलता है वो जो है वो ना टूटे, ओके। तो इससे क्या फायदा होगा, अगर किसी अच्छी आइटम, ओके, जिसका एक्सपोर्ट होता है, ओके, जहाँ जिसका एक्सपोर्ट अभी देख रहे हैं कि पहले बहुत ज्यादा था अब थोड़ा कम हो गया है, तो उसको आप 0% पे ले आओ, ओके। तो जिससे कि उसका एक्सपोर्ट जो है ना वो चलता जाएगा और साथ ही साथ जीएसटी की चेन भी चलती जाएगी, ओके। तो ऐसा होता है जब एक्सपोर्ट कम हो जाता है किसी चीज का, तो नेचुरली उसकी प्रोडक्शन कम हो गई इंडिया में। अगर प्रोडक्शन कम होगी तो फिर जीएसटी का जो कलेक्शन था वो भी कम हो गया, तो जीएसटी चेन जो है वो टूट जाएगी। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना है। और जो रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं उनको भी जो ना जो ऑडिट ट्रायल्स है उनको ढंग से करना है, तेजी से करना है, जहाँ जहाँ से इनकम सोर्स निकलता है जीएसटी का, ओके। तो वहां पर जो प्रोडक्शन चेन चलती है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो वहां पर जितने भी ऑडिट ट्रायल्स वो कर सकते हैं, उनके जो भी कागजात हैं उनको अच्छे से उनका ऑडिट करें, चेक करें कितना वो माल मंगवाते हैं, ओके, उस हिसाब से कितनी प्रोडक्शन शो कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर जो भी वो हेरा फेरी करने की कोशिश करते हैं उसको आइडेंटिफाई करें, ओके। यहाँ पर बहुत बहुत बड़े पैमाने पर कई बार ऐसा होता है कि रॉ मटेरियल मंगवाए जाते हैं, रॉ मटेरियल्स के ऊपर भी जीएसटी होता है, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रोडक्ट बन के बाहर आ जाता है लेकिन रॉ मटेरियल्स के ऊपर वो जीएसटी को उन्होंने दिया ही नहीं होता, ओके। मतलब 2 नंबर में माल कई बार पहुंच जाता है बिना बिल के, ओके। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटीज है, ओके, तो वो हमें बढ़ानी होगी, चेकिंग बढ़ानी होगी। और साथ ही साथ जो डाटा एनालिटिक्स हैं, जो वो अपनी रिपोर्ट रखते हैं कि हमने इतना माल मंगवाया, ठीक है, वो सबके पास होता ही है, वो दिखाना ही पड़ता है, ओके, अगर कोई जाता है उनके पास। तो यहाँ पर अगर वो वहां से वो चेकिंग करते हैं, ओके, तो उनको पता चलेगा कि कितना रॉ मटेरियल आया था और कितने इन्होंने जो है मैन्युफैक्चरिंग की है, ओके। यहाँ पर जो भी अगर खामी निकलेगी ना तो वहां उनको हम टैप कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, फाइन लगा सकते हैं, ताकि कि आने वाले समय में ऐसे जो काम होते हैं जहां से वे टैक्स चुरा लेते हैं लोग, वो ऐसा ना हो, ओके। तो इससे जितना पोटेंशियल है ना वो और उभर के बाहर आएगा, जो हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स बेस है और बढ़ेगा, ओके। तो ये हम हर एक केस में कर सकते हैं, डायरेक्ट टैक्स के केस में कर सकते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स के केस में भी कर सकते हैं। सो जीएसटी जो है वो एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो शरेआम टैक्स चुरा लेते हैं, उनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो इस तरह से जो है बिल बनाते हैं सरकार को यहाँ पर धोखा देने के लिए कि इनकी तो इनकम ही बहुत कम है, ओके। तो वही जो ब्लैक मनी का पैसा होता है फिर वो अपने बच्चों को ही देकर विदेश भेजते हैं कि जाओ ऐश करो, ओके। तो ये सोच चाहिए, जिसके पास जितना पैसा है, ठीक है, तो वेलफेयर के लिए अगर जाना है ना तो ये भी एक वेलफेयर का ही काम है भाई। सरकार यहाँ पर लोगों के लिए है, लोगों के लिए काम कर रही है। अगर किसी के पास ज्यादा है तो दूसरे को दे दो, ओके। तो सीधे देना सही नहीं है, इस तरीके से दोगे तो वो सही रहेगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर जरूरतमंदों के पास ये पैसा पहुंचेगा, ओके। तो यहाँ पर कोशिश यही है कि यहाँ पर टैक्स कलेक्शन जो है ना उसको बढ़ाया जाए, ओके। तो सरकार यहाँ पर हर बार किसी ना किसी नए टैक्टिक के साथ आती है, ओके। तो यहाँ पर कोशिश करती है कि टैक्स कलेक्शन बढ़े। जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो उसका भी एक ऑब्जेक्टिव यही था कि टैक्स जो है, जो लोग टैक्स चुरा लेते हैं उनको पकड़ा जाए, ओके, और जो ब्लैक मनी है वो बाहर आए और देश के खजाने में जाए और देश की तरक्की हो। इसके अलावा बात की गई है कि जैसे कुछ सेक्टर्स हैं जिनको जीएसटी से बाहर रखा है, जैसे पेट्रोलियम है, ओके, इलेक्ट्रिसिटी है, रियल एस्टेट है, अल्कोहल है, ओके। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर कोशिश करनी है कि जीएसटी काउंसिल जो बैठता है
उन सबको, इन सभी चीज़ों को, जो 4 चीज़ें बाहर रखी हैं, इनको जीएसटी के अंदर इंक्लूड करें, ताकि जो कि जीएसटी की जो एफिशिएंसी है और बढ़े, कलेक्शन भी बढ़े। देखिए यहाँ पर जीएसटी कलेक्शन तो बढ़ेगा, अच्छी बात है। अगर जैसे अल्कोहल की बात करें, बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिनका रेवेन्यू जो है ना, जिनका इकोनॉमी जो है वो अल्कोहल के बेस के ऊपर चल रही है। ओके, तो जैसे आपने लॉकडाउन के बाद देखो, कुछ सरकारें ने जो छूट दी थी। ओके, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने तो 70% टैक्स लगा दिया था शराबों के ऊपर, फिर भी लोग मतलब आए थे, मतलब भीड़ लगी हुई थी अल्कोहल के लिए। तो यहाँ पर इसको रख तो दें, इसके ऐसे मतलब जो है सेंट्रल और स्टेट में 50-50% टैक्सेस तो डिवाइड हैं, लेकिन सबसे पहले पैसा तो जीएसटी का जो है वो सेंटर के पास चला जाता है। तो फिर जो है थोड़ा बहुत भी जो इनकम स्टेट को आती थी वो सारी चली जाएगी। फिर स्टेट्स क्या करेंगे? जैसे अभी का माहौल रहा है, जीएसटी कलेक्शन कम हुई है तो सेंटर ने बोल दिया कि आप मार्केट से उधार ले लो, तो फिर भी थोड़ा बहुत तो उनको अलग अलग सेक्टर से आ रहा था, रियल एस्टेट से आ रहा था, अल्कोहल से आ रहा था। रियल एस्टेट में जैसे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है, ओके, उसमें से भी जो है 6% जो प्रॉपर्टी का रेट होता है ना, 6% का जो पैसा वो सरकार लेती है, ओके, रजिस्ट्री के रूप में। तो यहाँ पर बहुत बहुत 4 अलग अलग तरीके वेरिएशंस हैं जहाँ से स्टेट गवर्नमेंट जो है कमाती है पैसे और अपना खर्चा निकालती हैं, सैलरी वगैरह देती हैं। तो इस तरीके से काम चलता है स्टेट्स का। तो यहाँ पर ऑथर ने बात बोली है कि चारों को आप जीएसटी में लेकर आओ, लेकर आएंगे, अच्छी बात है। बड़े पैमाने पर टैक्स इकट्ठा होगा, सेंटर के पास जाएगा। ओके, खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन फ्यूचर में कभी बने कि मतलब टैक्स कलेक्शन कम हो जाए और कोविड जैसी बीमारी जो है वो आकर जो है जकड़ ले। तो आगे यहाँ पर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। और लास्ट में यहाँ पर यह बात बोली गई है कि जितने भी तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी में सब्स्यूम किए गए थे जब जीएसटी बनाया था, तो वो सिर्फ 10% बनते हैं जीडीपी के। ओके, तो यहाँ पर इसी अमाउंट का टैक्स हम कलेक्ट कर सकते हैं अगर हम जो भी नॉन एग्रीकल्चर वैल्यू एडेड जो भी कॉमोडिटीज हैं, ओके, अगर उनको हम जीएसटी में रखते हैं 11.5% रेट के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक फिगर रखें 11.5% के हिसाब से, तो सेम जो है जो 10% ऑफ जीडीपी जो है कलेक्शन हम कर सकते हैं अगर इस स्लैब के अकॉर्डिंग हम चलते। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि आप 12% की एक यूनिवर्सल रेट रख लो। ओके, ना 28% ना 18%, सिर्फ 12% की एक यूनिवर्सल रेट रख लो। वहां पर कुछ रेट्स हायर कर लो, कुछ कम कर दो, वहां पर कुछ सेस वगैरह जो वो ऐड कर दो, मतलब थोड़ा सा इनकम जो है 12% से थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। ओके, तो यहाँ पर जो भी इस तरीके से अगर हम काम करते हैं तो एक जो बेस है वो बड़े पैमाने पर फैल जाएगा। ओके, बेस ब्रॉड हो जाएगा। ओके, टैक्स कलेक्शन की जो नंबर है, ओके, नंबर ऑफ इनकम टैक्स पेयर या टैक्स पेयर है वो बढ़ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर फायदा होने वाला है। इस तरीके से अगर हम काम करते हैं, इस तरीके से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस फॉर्मूले को फॉलो करके चलती है, तो जीएसटी को हम ओवरऑल कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस तरीके से भी उतनी ही अमाउंट का हम टैक्स कलेक्ट कर सकेंगे जितना अभी कर रहे हैं। तो आने वाले समय में उसके ज्यादा ही होगा अगर इस तरीके से हम इस मेथड को फॉलो करके चलते हैं। तो इन 3 सालों में हमने यही सब कुछ सीखा है। ओके, कि मतलब इतनी बड़ी स्लैब रखने का भी कोई फायदा नहीं है। टोयोटा जैसी कंपनी बोल रही है कि अपनी एक्सपेंशन वो रोक रही है, इंडिया में नहीं करेगी, इसीलिए वो मारुति की गाड़ियां लेकर उसी को अपना टैग लगाकर अभी बेचने को मजबूर हो चुकी है। तो यहां पर उसने स्टेटमेंट भी दी थी कि भारत सरकार का रवैया ऐसा है कि टोयोटा की भारत सरकार के लिए कोई वैल्यू नहीं है, अगर आपने आज जाना है तो आज चले जाए वापस। तो ये उनकी स्टेटमेंट थी। तो आप देखो कि जो कार मार्केट है उसको 28% पे रखा हुआ, उस स्लैब पे रखा हुआ, तो वो भी मतलब फील करते हैं कि इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया है कि जिससे उनकी बिक्री में जो है इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो ये चीज थोड़ी सोचने वाली है। ओके, तो यहाँ पर एक यूनिवर्सल 12% का रेट रखने की बात की गई है, और साथ ही साथ जो ऑडिट ट्रायल्स हैं, ठीक है, उनको भी सही करने की यहाँ पर बात बोली गई कि अच्छे से वो काम करें, और जीएसटी की जो कलेक्शन है उसकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी अगर ऐसी एजेंसीज जो है अच्छे तरीके से अपना काम दिखाती हैं। ओके, साथ ही साथ जो स्टेट्स का रेवेन्यू है वो भी जो है अच्छे से बांटा जाए। ओके, तो यहाँ पर एक बात बोली कि अगर कलेक्शन को इम्प्रूव करना है तो एक ऐसी एजेंसी लेकर आओ जो स्टेट्स और सेंटर दोनों के बीच में अच्छे से काम करे। ओके, जीएसटी के अच्छे से आवंटन हो जाए, आने वाले समय में ऐसी प्रॉब्लम ना फेस हो स्टेट्स को, खास तौर पर अगर ये चारों चीजें जो रियल स्टेट है, अल्कोहल है, इलेक्ट्रिसिटी है और पेट्रोलियम है, अगर इसको भी जीएसटी में ऐड करते हैं, क्योंकि फिर तो बुरी तरह से हाथ कट जाएंगे स्टेट्स के, सारी दादागिरी जो है वो सेंटर की हो जाएगी। तो यहाँ पर ये चीज भी हमें देखकर चलनी है। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के पावर सेक्टर के बारे में। तो रिसेंटली एक एनर्जी फोरम उसकी मीटिंग हुई है,
तो उसका नाम है इंडिया एनर्जी फोरम मीट, ये इंडिया में होती है। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जी ने कुछ बातें बोली हैं एनर्जी सेक्टर के बारे में, इसकी एक्सेसिबिलिटी को लेकर, अफोर्डेबिलिटी, रिलायबिलिटी को लेकर, और साथ ही साथ जो क्रूड ऑयल की प्राइसिंग है ग्लोबल मार्केट में उसके बारे में यहाँ पर बातें कही हैं। लेकिन यहाँ पर ऑथर जो है ना बात कर रहे हैं कि उन्होंने बातें कही हैं लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी पूछे जाने चाहिए जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने बोला ही नहीं है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन बताई गई है हमारे पावर सेक्टर की वो इतनी बढ़िया नहीं है। ओके, हम अगर हम बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की, थर्मल पावर प्लांट्स की जहाँ से ट्रांसमिशन होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स की, तो इतनी बढ़िया ट्रांसमिशन, इतनी बढ़िया सिचुएशन अभी को देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि हम बात कर रहे हैं कि हम सोलर पावर को आगे आने वाले समय में एनहांस करेंगे। हमारा टारगेट है 2022 तक 175 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जो है हम वो रीन्यूएबल तरीके से बनाएंगे। ओके, जिसमें सोलर पैनल यूज होंगे, विंड एनर्जी यूज होगी और भी वेरियस टेक्निक्स हम यूज करेंगे ओके रीन्यूएबल एनर्जी बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो पहले से ही हमारा ट्रेडिशनल जो मेथड चल रहा है पावर प्रोड्यूस करने का, तो उनका क्या हाल है? वहां पर जो ये फैसिलिटीज है, ट्रांसमिशन फैसिलिटीज जो कंपनीज प्रोवाइड कर रही है, उनको पेमेंट नहीं मिल रही है टाइम पर। ओके, साथ ही साथ दिवालिया हो रहा है ये पूरा का पूरा सिस्टम। तो यहाँ पर एक बीमारी की तरह जो है ना फाइनेंशियल एसेट को डील कर रही है गवर्नमेंट्स। ओके, तो यहाँ पर इन चीजों को भी हमें जो है ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन करना होगा कि कैसे हम सही कर सकते हैं आने वाले समय में। तो यहाँ पर सबसे जरूरी चीज है फंडिंग, अच्छी फंडिंग। तो अगर इंडिया की बात करें तो अभी आने वाले समय में जो एनर्जी की कंजप्शन है और बढ़ने वाली है, ये दिन ब दिन बढ़ेगी। जिस हिसाब से पॉपुलेशन राइज होगा उस हिसाब से कंजप्शन भी राइज होगी और एनर्जी की कंजप्शन भी राइज होगी। ओके, लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं। तो अगर आगे बात करें तो अगर कैपेसिटी की बात करें, रीन्यूएबल पावर कैपेसिटी की, तो वो यहाँ पर थोड़ी सी इंप्रेसिव है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही सतर्क है रीन्यूएबल एनर्जी के मामले में। कि मतलब हमें अभी डिपेंडेंसी कम करनी है ओके थर्मल पावर प्लांट्स के ऊपर, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनके ऊपर। तो हमें कोशिश करनी है कि रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हम यहाँ पर फोकस करें। तो लास्ट के डिस्कशंस में मैंने अच्छे से इसको भी समझाया था, रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी। ओके, तो आप पिछले आर्टिकल्स भी जो है लास्ट लेक्चर के आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हम फिलहाल बात करेंगे पावर सेक्टर की, कि जहाँ अगर हम इसको एज ए कंपेयर करें जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है, ओके कन्वेंशनल जहाँ से हम पावर लेते हैं, तो उस हिसाब से ये अभी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज अभी के लिए सब ऑप्शनल है। ओके, तो अभी धीरे धीरे ये बढ़ेंगे। ओके, धीरे धीरे इनकी जो ग्रिड सिक्योरिटी वो बढ़ेगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमें जो हमारे जो कन्वेंशनल पावर सेक्टर्स हैं उनको भी अभी ध्यान में रखना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भारत सरकार कह रही है कि जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं उनको हम लिंक करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे कन्वेंशनल पावर के साथ, ताकि कि आने वाले समय में जो डिमांड है ना उसकी हम पूर्ति कर सके और सस्ती बिजली जो है वो प्रोवाइड कर सके। अच्छा ट्रांसमिशन जो है इलेक्ट्रिसिटी का 2400 घंटे जो है वो हम प्रोवाइड कर सके अपनी पॉपुलेशन को। तो यहाँ पर बात की गई है कि जो कॉस्टिंग आएगी, जो खर्चा आएगा इसी इंटीग्रेशन का, तो वो कॉस्ट अभी कहाँ पर है वो कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल तो ये दागा गया है। ओके, इसके अलावा बात की गई है, अगर आप ये सोच रहे हो कि आप थर्मल पावर प्लांट्स को आप बंद कर देंगे, ओके, जब पीछे धकेल देंगे टू फीड सोलर और विंड पावर, ओके, अगर आप इनको प्रमोशन दे रहे हो तो इनको बैक कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको थर्मल प्लांट्स को जितनी भी वहां से बिजली पैदा हो रही है उस हिसाब से आपको पेमेंट करनी होगी। ओके, उनकी जितनी भी अवेलेबल कैपेसिटी होगी। हालांकि अगर आप जीरो पावर भी ड्रॉ कर रहे हो तब भी आपको उनको जो है पेमेंट करनी होगी। यहाँ पर ऑथर ये बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को जो क्वेश्चंस यहाँ पर कर रहे हैं उनके आंसर में। देखो, कोई भी चीज नई चीज आती है ना तो एक ही झटके में वो ओवरऑल सभी जगह नहीं फैलाई जा सकती, उसको समय लगता है। अगर हम सोलर एनर्जी की भी बात करें, अगर इंटीग्रेशन की बात करें, तो अभी ये धीरे धीरे होगा। अभी अगर 175 गीगावाट का टारगेट भी है तो जरूरी नहीं कि वो पूरा हम अचीव कर लेंगे, लेकिन टारगेट रखा है तो उससे कम तो जाएंगी। ओके, तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, कंप्यूटर जब इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए थे 1991 के आसपास, तभी मतलब बहुत तरह का मजाक उड़ा था उस समय भी। उस समय प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी। ओके, उस समय की जो अपोजिशन थी उन्होंने भी बहुत मजाक उड़ाया था कि ये कंप्यूटर्स जब आ जाएंगे तो जो वही खाता जो मैनुअली लोग करते हैं उनकी जॉब्स चली जाएंगी, और भी बहुत तरह की जो है ना वहां पर क्रिटिसिज्म किया गया था उसका। तो आज देखिए कंप्यूटर कितनी जो है अहम जरूरत बन गया है। अगर उस समय
ऑपोजिशन की मानकर अगर ऐसे कंप्यूटर सिस्टम को नहीं लॉन्च किया जाता इंडिया में, यही सोचकर कि जॉब्स चली जाएंगी, ओके, लोगों का नुकसान होगा, ओके, तो फिर आज हम कहाँ होते। तो यही चीज हर एक सेक्टर में लागू होती है, धीरे धीरे फैलती है, धीरे धीरे जो है वो अपना एक जो है हस्ती है वो बनाती है, ओके, धीरे धीरे हर एक चीज विजिबल होती है। तो यहाँ पर जो आगा जो सवाल दागा गया है वो है कि जो R&D होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के ऊपर, ओके, तो उसके बारे में क्या है, उसके बारे में क्या है, ये क्वेश्चन है। तो जब भी ट्रांसमिशन होती है, जैसे कोई थर्मल पावर प्लांट है या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पावर प्लांट है, वहां से वायर्स के थ्रू और खंभों के थ्रू जो ट्रांसमिशन दी जाती है लॉन्ग डिस्टेंस के 100 200 किलोमीटर तक, तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी बिजली ना रास्ते में ही खत्म हो जाती है वहां तक पहुंचाने में, मतलब बिजली को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए भी बहुत बिजली लग जाती है। तो कहने का मतलब ये है, उसका रीजन होता है कि जो वायर्स हम यूज करते हैं ना, उनकी लेंथ की वजह से, उनके साइज की वजह से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वजह से, ओके, और उनके मटेरियल की वजह से, और बाहर का जो टेम्परेचर होता है उसकी वजह से, वो जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है ना, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ये चारों जो फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ओके, तो जब रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है तो उतने पैमाने पर वो ट्रांसमिट नहीं हो पाती इलेक्ट्रिसिटी, उसका जोर ज्यादा लगता है और जिसकी वजह से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो जाती है, ओके। हालांकि अगर जितनी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाती है ना घरों तक, उस हिसाब से अगर पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी पूरी ट्रांसफर हो जाए ना, तो जितना भी बिल आता है, कॉस्ट पड़ती है पर यूनिट, वो आधी से भी कम हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पर क्या चाहिए, यहाँ पर एक सुपर कंडक्टिविटी का मटेरियल चाहिए, जो कि ऐसा मटेरियल हो जो जीरो रेजिस्टेंस पे काम करे, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर, 100 से 200 किलोमीटर के ऊपर, बिना किसी ज्यादा एनर्जी की खपत की है, ओके। जितनी मतलब सोर्स से तुरी है उतनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, फिर जो भी कॉस्ट होगी बिल्कुल नॉर्मल होगी, ओके, और टाइमली जो है आपको जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी, पावर मिलती रहेगी, और 24 घंटे बिजली प्रोवाइड होगी, ओके। तो ये प्रेशर जो होता है सरकारों के ऊपर, या फिर जो कंपनीज जो डेट के अंदर चली गई हैं, दिवालिया हो गई हैं, वो सब सिचुएशन ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन किया गया है कि उसकी रिसर्च के बारे में क्या किया है, ओके। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो आप रिसेंटली अभी मेथड जो आइडेंटिफाई कर रहे हो, कि आप बोल रहे हो कि सुपर कनेक्टिविटी मटेरियल जो है हम कोशिश कर रहे हैं बनाने की एम्बिएंट टेम्परेचर्स के ऊपर, मतलब कि टेम्परेचर जितना मर्जी हो उसके मटेरियल के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस नहीं ऑफर करेगा, चाहे अंडर हाई प्रेशर हो, ओके, जिसको हम यूटिलाइज कर सके कि सोलर पावर को जो है हम ट्रांसमिट करें। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर बात की गई है, वेस्टर्न सहारा, सपोज करो वेस्टर्न सहारा से 3 PM वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर हमने भेजी है और इंडिया पहुंची है 7:30 बजे तक, ओके, तो कंजप्शन के लिए। ये तब की बात कर रहे हैं जब ये सपोज कर रहे हैं कि हमारा सोलर जनरेशन जो फेल हो जाएगा, जो स्टॉप हो जाएगा। तो क्या ऐसा कोई मटेरियल आपने खोजा है कि जो ऐसे ट्रांसमिट कर दे पावर को? तो देखो कितना लंबा डिस्टेंस है सहारा से इंडिया तक, ओके, अगर हम पहुंचाएंगे भी तो कितना टाइम लगेगा, पहली बात। तो अगर ये पहुंचेगी भी, इतना लंबा डिस्टेंस तय करते, तो बिजली बहुत कम पहुंचेगी, आधी तो रास्ते में जो है खत्म हो जाएगी। तो यहां पर यही बात बोल रहे हैं, यहां पर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि इसका कोई सोल्यूशन निकाला है। इसके बाद बात की जा रही है कि एक प्रोजेक्ट की बात हुई थी रिसेंट टाइम में कि अंडर सी केबल बिछाई जाएगी बल्क पावर ट्रांसमिशन करने के लिए। तो उसके पीछे में क्या इकोनॉमिक्स है, क्या सोच रहे हैं आप, ठीक है, उसके बारे में भी अभी बात नहीं हो रही। इसके अलावा जो हमने प्रोग्रेस की है कोल गैसिफिकेशन में मामले में, ओके, तो यहां पर जो हम बात करते हैं कि हम लो कार्बन फ्यूचर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ओके, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ओके, तो इंडिया को हम क्या रास्ते जो है यहाँ पर प्रोवाइड करने हैं, ओके, आने वाले समय में। सो कोल गैसिफिकेशन कहने का मतलब कोले से गैस बनाई जाएगी, तो उसको यूज करेंगे गैस को टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर डायरेक्ट कोला जब यूज करते हैं तो थर्मल पावर प्लांट्स में, तो वो उसकी जो फ्लाई ऐश होती है वो एनवायरनमेंट को खराब करती है, ओके। तो उस एनवायरनमेंट को सही करने के लिए हमें यहाँ पर कोले की गैसिफिकेशन, अभी इसका प्रोजेक्ट है, अभी ये हुआ नहीं है, ओके। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसके बारे में क्या प्रोग्रेस हुई है। यहाँ पर बातें हुई थी लास्ट टाइम, ओके। और आगे फिर क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर हम थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्रोग्राम की बात करें, ये इंडिया ने कहा था, ओके, भारत सरकार ने कहा था कि हम अपने हिसाब से इसको डेवलप करेंगे थोरियम के बिहाफ के ऊपर, ना कि यूरेनियम के बिहाफ के ऊपर। तो उसके बारे में अभी क्या प्रोग्रेस हुई है, ओके। तो यहाँ पर यह भी क्वेश्चन है। देखो बातें सरकारें बहुत कर जाती हैं, रोज का रोज मतलब नई स्कीम आ जाती है, ओके, रोज नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है। तो ये रोज रोज नई बातें जरूर होती हैं, लेकिन पीछे पीछे ना क्या हो जाता है, क्या रह गया, इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं करता है। बिल्कुल सही जायज क्वेश्चन यहाँ पर ऑथर कर रहे हैं। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करता हूँ, जैसे जो सिक्किम का जो पहला एयरपोर्ट बनाया गया, ओके, इसको बोला गया कि ये 100वां एयरपोर्ट है भारत का, ओके।
तो वहां पर बड़ी बातें बोली गई तब की, मतलब देखो कितनी जल्दी से हमने जो है पिछले 67 सालों से 67 ईयर से जो है सिर्फ 67 एयरपोर्ट्स ही बने हैं पूरे इंडिया में। तो देखो हमारी सरकार आते आते ऐसे क्वेश्चंस किए गए थे उस समय कि इतने जल्दी जो है हमने प्रोग्रेस की है, तो अभी वो हो गया ना, सब कुछ हो गया, अभी वो एयरपोर्ट बंद हो गया है। कहने का मतलब जो चीजें एक बार न्यूज में आ जाती हैं दोबारा उसको एनालिसिस नहीं किया जाता कि उसका अभी क्या सिचुएशन है। इसी तरह से बहुत सारे वेरियस प्रोजेक्ट्स इंडिया में आते हैं, जैसे न्यूक्लियर डील बहुत बड़े पैमाने पर फेमस हुई थी 2006-7 के आसपास। ओके, तो अभी यहाँ पर थोरियम बेस के ऊपर यहाँ पर न्यूक्लियर पावर जनरेशन की बात की गई थी। उसके अलावा हमारी डील हुई थी यूएस के साथ, वहां पर भी न्यूक्लियर डील हुई थी, वहां पर बात हुई थी कि रिसर्च करेंगे हमारे साइंटिस्ट फ्यूजन रिसर्च के ऊपर। ओके, तो वहां पर हमने अभी तक क्या हासिल किया है? ओके, ये सभी क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर अभी भी चाहिए। ओके, क्योंकि बातें चली जाती हैं, जो क्वेश्चन होते हैं जो न्यूज में होते हैं उनका सोल्यूशन जो है ना वो समय के हिसाब से लोग भूल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। अगर अच्छे नागरिक हैं, अगर अच्छे तरीके से आप देश की डेवलपमेंट चाहते हैं, तो जो पास्ट में सरकार बोलती है ना उसके ऊपर भी क्वेश्चन करना जरूर बनता है। सो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर सुनने के लिए।